बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सभी देखने वाले ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द एजुकेशनिस्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के एक बहुत ही फेमस और लैंडमार्क ऐसे मेटाफिज़िकल पोइट्स को, जिसके राइटर हैं टी.एस. इलियट। अगर आप इस ऐसे को समझना चाहते हैं मेटाफिज़िकल पोइट्स को, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आ गए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे का बैकग्राउंड और मेटाफिज़िकल पोइट्स कौन होते हैं, मेटाफिज़िकल पोइट्री से राइटर की क्या मुराद है, फिर यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का क्या फेरेज है, और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से टी.एस. इलियट की क्या मुराद है। ये सारे कंसेप्ट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गुजारिश ये है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरे का पूरा ऐसे आपको समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं टी.एस. इलियट से। ये पोइट हैं, एसिस्ट हैं, पब्लिशर हैं, प्ले राइट हैं और लिटरेरी क्रिटिक के साथ साथ एडिटर भी हैं। इंग्लिश मॉडर्निज़म में इनको एक सेंट्रल फिगर माना जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश लिटरेचर के ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक हैं तो ये बेजाना होगा। अगर इनके फेमस वर्क्स की बात की जाए तो उसमें द वेस्टलैंड बहुत ज़्यादा फेमस है, द होलम मैन बहुत ज़्यादा फेमस है। इस तरह लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरूक और मर्डर एंड इन कैथेड्रल, ये इनका फेमस प्ले है। अब प्रॉपरली ऐसे को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं ऐसे के बैकग्राउंड से। याद रखिएगा, अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे कहीं ना कहीं आपके सिलेबस का पार्ट ज़रूर होगा, क्योंकि इतना फेमस वर्क है कि इसके बगैर क्रिटिसिज्म जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। याद रखिएगा कि एक स्कॉटिश लिटरेरी क्रिटिक हैं जिनका नाम है सर हर्बर्ट जॉन क्लिफर्ड ग्रायरसन। थोड़ा लंबा और मुश्किल नाम है, थोड़ा अजीब भी लगता है, इसलिए इनको जेसी ग्रायरसन भी कहा जाता है और हम इनको जेसी ग्रायरसन ही कहेंगे। उन्होंने बेसिकली एक एंथोलॉजी लिखी थी जिसका नाम था मेटाफिज़िकल लिरिक्स पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी डन टू बटलर। बेसिकली ये एक एंथोलॉजी है जिसमें उन्होंने 17th सेंचुरी के मेटाफिज़िकल पोइट्स की बात की है, जिसमें स्पेशली जॉन डन के बारे में बात हुई हुई है। जब ये वर्क टी.एस. इलियट ने पढ़ा तो इस वर्क की बहुत तारीफ़ की उन्होंने, और 1921 में उन्होंने एक रिव्यू लिख डाला। अब ये वर्क इंग्लिश लिटरेचर में लैंडमार्क की हैसियत रखता है जिसका नाम है मेटाफिज़िकल पोइट्स। ठीक है, और याद रखिएगा कि जॉन डन के बारे में इलियट ने स्पेशली बात की है इस ऐसे में, यानी मेटाफिज़िकल पोइट्स में, और बड़े अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में बात की है। और ये उस दौर की बात है जब रोमांटिक पोइट्री को आइडियल समझा जाता था और मेटाफिज़िकल पोइट्स को डिफ़िकल्ट, अननेचुरल और टू मच इंटेलेक्चुअल समझा जाता था। याद रखना कि 19th सेंचुरी के एक बहुत बड़े क्रिटिक सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिज़िकल की टर्म कॉइन आउट की थी, और ये भी याद रखना कि उन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्स को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये टर्म कॉइन आउट की थी, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए बिल्कुल भी कॉइन आउट नहीं की थी। जॉनसन का ये मानना था कि ये जो पोइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, इनको समझना आसान नहीं है। लेकिन टी.एस. इलियट इसके ख़िलाफ़ में। टी.एस. इलियट ऐसे के स्टार्ट में ग्रायरसन की वर्क की तारीफ़ करते हैं। जेसी ग्रायरसन ने बेसिकली ये वर्क डन और दूसरे मेटाफिज़िकल पोइट्स की वैल्यू को वापस ज़िंदा करने के लिए लिखा, जिनको लंबे अरसे तक मेटाफिज़िकल पोइट्स कहकर नेग्लेक्ट किया जाता रहा। जी बिल्कुल, निगलेक्ट किया जाता रहा, ये बोल कर कि ये लोग कुछ भी लिख देते हैं और कहीं का कंपैरिजन कहीं कर देते हैं। तो इस वर्क ने इनकी इज़्ज़त को बढ़ा दिया। अब ऐसे को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया है। शुरू में इलियट कहते हैं कि जो टर्म है ना मेटाफिज़िकल, इसको बाकायदा डिफ़ाइन करना आसान नहीं है, बल्कि इसको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल टास्क है। दूसरा ये डिसाइड करना कि एक्चुअली ये मेटाफिज़िकल टाइप की प्रैक्टिस इस टाइम पर यानी 17th सेंचुरी में करता कौन था, ये भी बहुत मुश्किल है। अगर आप ये कहोगे कि जॉन डन और उसके साथी पोइट्स ये प्रैक्टिस करते थे तो ये सब आपका सुना हुआ है, इसमें हकीकत नहीं। इलियट मज़ीद कहते हैं कि इस टाइम पर 3 ग्रुप्स थे जो इस टाइप की पोइट्री लिखा करते थे। ग्रुप 1 में जॉन डन, एंड्रयू मार्वल और बिशप किंग शामिल हैं। दूसरे ग्रुप में बेन जॉनसन और जो दूसरे कोर्टली पोइट्स थे वो शामिल हैं।
जबकि तीसरा और आखिरी ग्रुप जो है उसमें जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉन और रिचर्ड क्रॉशा ये लोग शामिल हैं। अब ये सारे पोइट्स एक ही टाइम के थे, लिहाजा एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज़ तो होंगी ना। अब ये आप इनमें से ये कैसे हो सकता है कि आप इनमें से कुछ को उठाकर मेटाफिज़िकल पोइट्स बोल दें और उनका मजाक उड़ाएं और बाकी जो है उनको आप छोड़ दें? यहाँ इलियट डायरेक्ट सैमुअल जॉनसन से बात करते हैं। आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि कौन मेटाफिज़िकल पोइट है और कौन मेटाफिज़िकल पोइट नहीं है? मज़ीद टी एस इलियट हमें मेटाफिज़िकल पोइट्स की करैक्टरिस्टिक्स बताते हैं। टी एस इलियट कहते हैं कि सबसे पहले तो जो पोइट मेटाफिज़िकल पोइट्री लिखना चाह रहा हो उसे चाहिए कि वो बहुत ही अलग तरह का मेटाफर यूज़ करे, जिसे हम कंसीट कहते हैं। वो बिल्कुल अलग तरह की सिमिली जिसे जॉन डन और इब्राहम कौली इस्तेमाल करते थे। पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जॉन डन ने दो लवर्स का कंपैरिजन कंपास की टू लेग से किया है। जब इस तरह का कंपैरिजन कोई पोइट करता है तो वो इसे कंसीट का इस्तेमाल करना कहते हैं, और ये बात मेटाफिज़िकल पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा करेक्टरिस्टिक्स कि दो अलग अलग पिक्चर्स को जो फुली सेपरेट हों एक कर देना, जैसा कि जॉन डन ने ग्रेट फ्लड में किया है। यानी बिलवड के आंसुओं को उसने इतना ताकतवर बताया है कि जिससे ग्रेट फ्लड आ सकता है। और तीसरा सडन कंट्रास्ट का यूज़, जैसा कि जॉन डन अपनी शायरी में इस्तेमाल किया करते थे। आगे टी एस इलियट मज़ीद कहते हैं कि डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिज़िकल पोइट्स के बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स गिनवा दिए हैं। कुछ खूबियाँ भी गिनवा देते, कुछ खूबियाँ गिनवा देते ताकि अपने एक्सीलेंस का सही इस्तेमाल हो जाता। अगर वो अपने एक्सीलेंस का सही इस्तेमाल कर लेते तो उनका क्या जाना था। याद रखिएगा कि डॉक्टर जॉनसन ने एक लाइन लिखी थी, द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर यॉक्ड बाय वॉलेंस टुगेदर। ये लाइन मेटाफिज़िकल पोइट्स के लिए बोली हुई लाइन है। डॉक्टर जॉनसन का यह मानना था कि ये लोग बोलने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं बजाय इसके कि अपने लिरिकल क्वालिटीज़ पर जोर देते। मतलब दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करने में अपना सारा ध्यान लगा देते हैं, दूसरी चीज़ों पर इनका ध्यान नहीं रहता है। टी एस इलियट बोलते हैं ये तो बहुत सारे करते हैं, मतलब डिफरेंट आइडियाज़ को, डिसिमिलर आइडियाज़ को तो बहुत सारे पोइट्स इकट्ठा कर देते हैं। डॉक्टर जॉनसन आप भी तो डिसिमिलर आइडियाज़ को एक कर देते हैं। मेटाफिज़िकल पोइट्री कहलाना अगर इसी का नाम है तो इंग्लिश लिटरेचर की सारी जो पोइट्री है फिर वो सारी ही मेटाफिज़िकल पोइट्री कहलाएगी। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी बाकी पोइट्री की तरह एक पोइट्री होती है। क्योंकि हर तरह की पोइट्री में हाइड्रोजन आइडियाज़ को यूनिफाई करने की कोशिश की जाती है, इसलिए मेटाफिज़िकल पोइट्री को डिफ़ाइन करना आसान नहीं है। जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जैसा इंटेलेक्चुअल बंदा, एक स्कॉलर बंदा सही से डिफ़ाइन नहीं कर पाया तो आम लोग इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। टी एस इलियट ने मेटाफिज़िकल पोइट्स के बारे में एक अलग से, एक बहुत पॉजिटिव सी अप्रोच जो है वो अपनाने की कोशिश की है। टी एस इलियट बोलते हैं कि सैमुअल जॉनसन को ये देखना चाहिए था कि ये लोग कितना ब्यूटीफुली दो अलग अलग आइडियाज़ को, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को, दो मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स को यूनाइट करते हैं। अब आगे चलकर टी एस इलियट हमें अपने वर्ल्ड फेमस फेरीज और वर्ल्ड फेमस कंसेप्ट यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का कंसेप्ट देते हैं। टी एस इलियट कहते हैं कि शेक्सपियर जैसे पोइट थे ना, उनमें झलकती थी ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसमें थॉट और फीलिंग को इकट्ठा कर देते थे। यानी ये समझ लें कि यहाँ पे फीलिंग्स को और थॉट को इकट्ठा किया जाएगा, इसी चीज़ का नाम यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। यही चीज़ आपको जॉन डन की पोइट्री में भी मिलेगी, जबकि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि जॉन डन के बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई थी और उसके बाद शुरू हो गई थी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यानी इसके बाद के पोइट्स अपनी फीलिंग्स और थॉट को इकट्ठा नहीं रख सके। यानी बाद वाले पोइट्स कुछ की थिंकिंग स्ट्रॉन्ग थी, जबकि कुछ ऐसे पोइट्स थे जिनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मतलब ये जो बाद के पोइट्स हैं ये दोनों को इकट्ठा नहीं रख पाए,
इन दोनों को यूनाइट रखना उनके बस की बात नहीं थी, लिहाजा इस चीज़ का नाम डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। यहाँ टी.एस. इलियट जॉन डन की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि जॉन डन का एक्सपीरियंस उनकी पोइट्री में बोलता था। उनके दिमाग में जैसे पोइट्री चलती थी ऐसा ही उसको उतारना भी आता था। मज़ीद कहते हैं कि आपको ये पता है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट हुई? जवाब देते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं रोल जॉन मिल्टन और ड्राइडन का भी है। ये दो ग्रेट पोइट्स थे। कहते मैं इनकी ग्रेटनेस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने फीलिंग्स को बड़ा क्रूड कर दिया था। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री बहुत ही मैच्योर और बेटर थी। जो मेटाफिज़िकल पोइट्स थे वो भी इनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा मैच्योर और बेटर थे। यहाँ पे इलियट अपनी एज यानी मॉडर्न एज की तारीफ़ करते हैं। कहते हैं कि उस वक्त की बिगड़ी हुई चीज़ हमारी एज यानी मॉडर्न एज में आकर ठीक हुई। आज की मॉडर्न पोइट्री एकदम जॉन डन की तरह है, यानी वो भी मुश्किल लिखते थे, पढ़ना उनको मुश्किल लगता था और मॉडर्न पोइट्री भी मुश्किल है। तो वो करंट डायरेक्ट मॉडर्न पोइट्स के सीनों में आ गया, फ्लो हुआ, इसलिए मॉडर्न पोइट्स मेटाफिज़िकल पोइट्स की तरह मैच्योर हैं और इसी के साथ वो अपने ऐसे का अख्ताम कर देते हैं। उम्मीद है कि ये ऐसे आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मा है।